नमस्कार। काव्य बिंब, स्वरूप और प्रकार, यह निबंध हम पढ़ रहे थे। बच्चों, ये है डॉक्टर नगेंद्र का निबंध है, जिसमें हमने अपनी पिछली 2 क्लासेस में डॉक्टर नगेंद्र के निबंधकार रूप के बारे में, उनके इस निबंध के बारे में और साथ ही साथ काव्य बिंब का अर्थ, स्वरूप, उसके प्रकार और पाश्चात्य काव्यशास्त्र में इमेज के रूप में बिंब का महत्व, उसका प्रभाव और इसके साथ ही साथ हिंदी साहित्य में पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रभाव से बिंब का जो महत्व है वो हमने देखा था। अब आज की अपनी इस क्लास में हम आगे चलते हैं, जहाँ डॉक्टर नगेंद्र अन्य काव्य उपकरणों के साथ बिंब के संबंध को स्पष्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ इन काव्य उपकरणों के साथ बिंब का साम्य और वैषम्य बता रहे हैं। साम्य मतलब समानता, वैषम्य मतलब असमानता। तो सबसे पहले बच्चों, डॉक्टर नगेंद्र ने लक्षणा और व्यंजना को लिया है। लक्षणा और व्यंजना के साथ काव्य बिंब का क्या संबंध है उसको स्पष्ट किया है। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि लक्षणा शब्द शक्ति किस तरह से काव्य बिंब का निर्माण करती है, और हमने गधा शब्द को लेकर के इस चीज़ का उदाहरण भी दिया था। यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र एक उदाहरण देते हुए लिखते हैं कि किस तरह से लक्ष्यार्थ एक प्रकार का बिंब होता है। जैसे गंगा पर घर। अब गंगा पर तो घर, गंगा के ऊपर घर नहीं हो सकता है बच्चों, इसीलिए लक्ष्यार्थ से जो बिंब निर्माण होता है वो गंगा के तटवर्ती क्षेत्र का घर, यह बिंब उभर करके सामने आता है। इसी प्रकार से सामने देखा खड़ा था अस्थि पंजर एक। अब यहाँ पर अस्थि पंजर खड़ा नहीं हो सकता है जिसको देखा गया। अस्थि पंजर शब्द से जिस बिंब का निर्माण हुआ वो लक्ष्यार्थ क्या देता है कि बहुत ही दुर्बल व्यक्ति। तो दुर्बलता की अधिकता को यहाँ पर सामने देखा खड़ा था अस्थि पंजर से अभिव्यक्त किया गया है। यह एक अमूर्त धारणा है। अस्थि पंजर का जो सामने बिंब आया है वो मूर्त करता है यहाँ पर इसको। इसी तरह से एक और उदाहरण देखिए, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो यहाँ पर आंचल के दूध से लक्ष्यार्थ निकलता है ममत्व का, वात्सल्य भाव का, और आँखों के पानी जो है वो आंसू के लिए यहाँ जो विवशता है, जो मजबूरी है, जो पीड़ा है, उसको, नारी की पीड़ा को अभिव्यक्त किया गया है। इस तरह से बच्चों लक्षणा अमूर्त के लिए मूर्त का, अर्थात गुण के लिए गुणी का प्रयोग तो नहीं होता, परंतु मूर्त के स्थान पर अमूर्त का प्रयोग भी उतना ही चमत्कारपूर्ण हो सकता है। यह हमने इन उदाहरणों के द्वारा समझा। एक और उदाहरण लीजिए, मेरे मन में आज अचानक राक्षस जागा। अब यहाँ पर अमूर्त जो तमोगुण है उसके लिए मूर्त राक्षस का प्रयोग किया गया है। देखिए बच्चों, दोनों ही तरह से हो सकता है, अमूर्त के लिए मूर्त और मूर्त के लिए अमूर्त। तो पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से अमूर्त के लिए मूर्त का प्रयोग किया जाता है। अमूर्त मतलब जो दिखाई नहीं देता है, और मूर्त जो हमारे सामने है, जिसको हम देख सकते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं कि मेरे मन में आज अचानक राक्षस जागा, राक्षस हम सबको पता है
लेकिन अचानक से मन में कैसे जाग सकता है? तो यहाँ पर राक्षस का बिंब जो प्रस्तुत हुआ है वो एक अमूर्त भाव के लिए, जहाँ पर राक्षस का मतलब होता है बहुत ही दुष्ट व्यक्ति। अब देखिए कि किस तरह से अमूर्त के लिए मूर्त का प्रयोग किया गया। जैसे राक्षस था, उनको विलोक कर थी लज्जा से लोहित सी। अब यहाँ राक्षस तो पहले हमने देखा, राक्षस तो कैसा था, मूर्त था। यहाँ पर राक्षस था मतलब दुष्टपन, ये वो भाव होता है जो अमूर्त है। तो इससे अपना खुद का बिंब नहीं बनता, जो कुछ भी बनता है वो किससे बनता है, राक्षस से बनता है। राक्षसता यहाँ पर फिर अर्थ देती है दुष्टता से। मेरे मन का पाप आज चित्कार कर रहा, तो यहाँ पाप की धारणा का भी अपना कोई बिंब नहीं होता है, और इसीलिए पाप कर्म या फिर चित्कार से ही वो बिंब निर्माण करता है। तो इस तरह से कहने का अभिप्राय यह है कि लक्षणा बिंब विधान का अत्यंत ही समर्थ उपकरण है। बिंब के निर्माण में बच्चों लक्षणा का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब व्यंजना किस तरह से बिंब निर्माण में सहायता देती है, क्या संबंध है व्यंजना के साथ बिंब का, वो देखिए। एक वाक्य है, सूर्यास्त हो गया। अब सूर्यास्त हो गया, इससे जो भी इसको सुन रहा है वो अपने हिसाब से अलग अलग अर्थ ग्रहण कर रहा है, और उसी तरह से अलग अलग बिंबों का निर्माण भी वो करते हैं। जैसे सूर्यास्त हो गया, किसी के लिए तो सूर्यास्त हो गया कहने से तात्पर्य यह है कि अब हमें घर को जाने का समय हो गया। दूसरा, यदि कोई संध्या वंदन करता है तो उसके लिए सूर्यास्त हो गया का मतलब है कि अब संध्या आरती का समय हो गया है। और अगर कोई प्रेमी और प्रेमिका मिलने का कार्यक्रम पहले से बनाते हैं तो सूर्यास्त का मतलब वहाँ पर अभिसार का बिंब उपस्थित हो जाता है। तो इस तरह से ध्वन्यार्थ बिंब रूप में सहायता प्रदान करता है। आगे डॉक्टर नगेंद्र काव्य के अन्य उपकरणों के साथ भी बिंब का संबंध स्थापित करते हुए बताते हैं कि जैसे उपमान और प्रतीक, इन दोनों के साथ भी बिंब का घनिष्ठ संबंध है। उपमान भी बिंब रचना का साधन है। तो उपमान क्या होता है, सादृश्य विधान होता है। तो उपमान की अपेक्षा बिंब की परिधि ज़्यादा विस्तृत होती है, ज़्यादा व्यापक होती है, लेकिन बिंब विधान के अनेक उपकरणों में से उपमान भी एक अत्यंत उपयोगी उपकरण है। और जब उपमान रूढ़ हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, प्रतीक। उन्हें हम फिर प्रतीक कहते हैं। तो इस प्रकार से मूल रूप में तो प्रत्येक उपमान होता है, लेकिन धीरे धीरे बिंब रूप में या चित्र रूप में वो स्थिर और अचल हो जाता है, और इस तरह से प्रतीक बन जाता है। तो इस तरह से उपमान और प्रतीक भी बिंब निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। अगला काव्य उपकरण है अलंकार, जिसके साथ बिंब का संबंध बताया है डॉक्टर नगेंद्र ने अपने इस निबंध में आगे। तो वो लिखते हैं कि अलंकार विधान और बिंब विधान दोनों ही अप्रस्तुत विधान के वाचक और परस्पर समानार्थक बन जाते हैं, लेकिन फिर भी अलंकार और बिंब में भेद है, क्योंकि बच्चों बिंब का जो स्वरूप है वो थोड़ा सीमित होता है, जबकि अलंकार बड़े विस्तृत और व्यापक परिधि वाले होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ अलंकार जो हैं वो बिंबों के निर्माण में बहुत ही योगदान प्रदान करते हैं। तो इस तरह से इस निबंध में
डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य बिंब का बहुत ही विस्तृत और सम्यक वर्णन, विवेचन अपने इस निबंध में किया है बच्चों। काव्य बिंब हो सकता है आपके लिए नया विषय हो सकता है आप पहले से ही जानते हो, लेकिन यह अवश्य है कि काव्य बिंब साहित्य का, काव्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है, साधन है। तो इससे परिचित होना बेहद आवश्यक है हम सब साहित्य के विद्यार्थियों के लिए। तो इस निबंध को पढ़कर, डॉक्टर नगेंद्र के इस निबंध को पढ़कर जिसमें उन्होंने बड़े ही विस्तार से काव्य बिंब का अर्थ, उसका स्वरूप, उसके प्रकार, इसके साथ ही अन्य काव्य उपकरणों के साथ उसके संबंध को बड़े ही विस्तृत रूप से बताया है, स्पष्ट किया है। और हमने अपने इन क्लासेस में इसका बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन किया है। तो मुझे आशा है आपको काव्य बिंब के बारे में अच्छी तरह से आप पता लग गया होगा, परिचित हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि काव्य बिंब के बारे में आप पूरी तरह से आपको समझ में नहीं आया है, तो आप ग्रुप में मैसेज करके मुझसे इस बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।